नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी गाजियाबाद से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 14 महासागरीय जल संचलन का भाग 1 पढ़ेंगे। अध्याय में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महासागरीय जल को गति प्रदान करने वाले कारक, जिसके अंतर्गत हम जल की भौतिक विशेषताएं और बाहरी बल जानेंगे। इसके पश्चात महासागरीय जल की गतियां, जिसमें क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति को पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम तरंगें क्या होती हैं और तरंगों की विशेषताओं को जानेंगे। इसके पश्चात ज्वार भाटा पढ़ेंगे, जिसमें ज्वार भाटा क्या होता है और ज्वार भाटा के प्रकार और महत्व को पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम महासागरीय धाराओं के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम महासागरीय धाराओं की विशेषताएं, उनके प्रकार, प्रमुख महासागरीय धाराएं और महासागरीय धाराओं के प्रभाव को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अपना अध्याय हम शुरू करते हैं। महासागरीय जल को गति प्रदान करने वाले कारक। सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि महासागरीय जल जो है निरंतर गतिशील रहता है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है और उसमें ये गतियाँ कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है वो कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है जल की भौतिक विशेषताएं, जिसके अंतर्गत जल का तापमान, उसकी लवणता और घनत्व को हम डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात बाहरी बल हैं, जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा और वायु अपनी भूमिका निभाते हैं। और इन सभी को जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कारक किस प्रकार से कार्य करता है। महासागरीय जल की गतियाँ। हम सभी जानते हैं कि महासागरीय जल में गतियाँ होती हैं और मुख्य रूप से ये गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति में तरंगें और धाराएं आती हैं और क्षैतिज गति में जो जल है वो समुद्री सतह के आर पार गति करता है और इसमें धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, लेकिन तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। मतलब धाराएं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं, लेकिन तरंगों में जल गति नहीं करता है, बल्कि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं और जल कण इसमें जो हैं आगे की ओर गति करते हैं। दूसरी है ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति में महासागरीय जल स्तर ऊपर और नीचे होता है और जिसके अंतर्गत ज्वार भाटा को हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं तरंगों के बारे में। तरंग वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। बेसिकली तरंग जो है जल नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, जिसकी वजह से महासागरीय सतह के आर पार तरंग गति करती है। जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये तरंग दिखाई गई है और इसमें देखिए जल प्रवाहित नहीं हो रहा है, तरंगें ऊपर नीचे हो रही हैं और तरंग जो है आगे पीछे होती है इसमें। और आप ये जो देख रहे हैं ये एक जल कण है जो कि वृत्ताकार रूप में गति कर रहे हैं। वायु के कारण तरंगें महासागरों में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। मतलब तरंगों में जो गति होती है वो वायु के कारण होती है और तट रेखा पर जाकर ये तरंगें टूट जाती हैं, जिससे उनकी ऊर्जा जो है वो निर्मुक्त हो जाती है या रिलीज हो जाती है। वायु क्षैतिज जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को बहुत कम प्रभावित करती हैं। ये देखिए, क्षैतिज जल की जो गति होती है महासागरों की सतह पर तो ये बहुत ज़्यादा कार्य कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समुद्र तल की गहराई इस चित्र में बढ़ती जा रही है, ये तरंगें सागरीय नितल को बहुत ही कम प्रभावित करती हैं, क्योंकि यहाँ पर वायु की वजह से इसमें गति होती है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम गति वाली समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं, या जिन्हें हम इंग्लिश में रिपल्स कहते हैं, बनती हैं तथा वायु की गति के बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है।
जब तक उनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं। मतलब खुले महासागरों में तरंगों का आकार जो है निरंतर बड़ा होता जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तरंग जो है उसको वायु की सपोर्ट मिलने से वो निरंतर आगे बढ़ती हैं और उनमें कोई बाधा या घर्षण नहीं होता है, इसलिए तरंगें बड़ी होती जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये तट के करीब पहुंचती हैं तो इनको आगे बढ़ने के लिए स्थान कम मिलता है और तट रेखा के पास घर्षण के प्रभाव से तरंग टूट जाती हैं और तरंगों के टूटने पर सफ़ेद बुलबुले बनने लगते हैं और इस प्रकार तरंग जो है कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद तट रेखा के पास आके टूट जाती हैं। अब बात करेंगे तरंगों की विशेषताओं की, और तरंगों की विशेषताओं को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आपको इसमें ये ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये शांत समुद्री सतह है और इसमें आपको ये जो ऊपर नीचे का ये ग्राफ सा दिख रहा है ये तरंग का है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ तरंगे किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ऊपर नीचे ये दोलन क्रिया हो रही है। और अब इसके विभिन्न भागों की बात करते हैं। पहला है तरंग शिखर एवं गर्त। तरंग शिखर जो ये सबसे इसका उच्चतम बिंदु है और तरंग का जो सबसे निम्नतम बिंदु है, ये क्रमशः तरंग शिखर और तरंग गर्त कहे जाते हैं। अब बात करते हैं तरंग की ऊंचाई की। यह एक तरंग के गर्त के अधः स्थल से शिखर तक के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। मतलब ये जो वेव हाइट है, ये तरंग गर्त और शिखर से ऊपर तक की जितनी ये दूरी है, इसको हम कहते हैं वेव की हाइट। तीसरा है तरंग काल या वेव पीरियड। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। मतलब या तो निरंतर हम दो तरंग शिखरों की बात करें या निरंतर दो गर्तों की बात करें, तो जितनी समयावधि में यहाँ से यहाँ तक तरंग पहुँच रही है वो कहा जाता है वेव पीरियड या तरंग अंतराल। अब बात करते हैं तरंग आयाम या एम्पलीट्यूड की। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। देखिए, ये पूरी वेव हाइट है और अगर हम इसे हाफ कर देंगे तो ये कहलाएगा तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है कि शांत सतह से कितना जल स्तर ऊपर उठा तरंग आने से या नीचे उठा, मतलब पानी के स्तर में कितने डेविएशन हुए, तरंग का जो आयाम है वो उसको शो करता है। अगला है हमारा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। चित्र में देखिए, ये आपको वेवलेंथ दिखाई गई है। पॉइंट ए और पॉइंट बी से कितना ये डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। अब बात करते हैं तरंग गति या वेव स्पीड की। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। मतलब जल के माध्यम से तरंग किस स्पीड से गति कर रही है उसे हम तरंग की गति कहते हैं और हम इसे नॉट में मापते हैं। नेक्स्ट है तरंग आवृत्ति या वेव फ्रीक्वेंसी। यह 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। मतलब 1 सेकंड के समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु से कितनी तरंगें पास हो रही हैं उसे हम कहते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी या तरंग आवृत्ति। तो बच्चों, इस प्रकार से ये तरंग की विशेषताएं पूरी हुई। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जो है इसका मानव जीवन पे भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि ज्वार भाटा ही एक ऐसी गति है जिससे पूरे समुद्र की जो जल है वो ऊपर से नीचे तक प्रभावित होता है और ये जल की एक ऊर्ध्वाधर गति है। क्या है ज्वार भाटा, चलिए जानते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ये देखिए, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये लोग यहाँ चल रहे हैं, बिल्कुल जल स्तर नहीं है और जब ज्वार आता है तो इतना जल स्तर ऊपर उठ जाता है कि देखिए यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। तो ये ज्वार की स्थिति दिखाई गई है और ये भाटा की स्थिति दिखाई गई है। एक और इसमें टर्म आता है जिससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो है महोर्मी या जिसे हम इंग्लिश में सर्ज भी कहते हैं। क्या होते हैं महोर्मी, जानते हैं। जलवायु संबंधी प्रभाव जिसमें कि वायु और वायुमंडलीय दाब शामिल हैं।
इनके परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी या सर्ज कहा जाता है और महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं। मतलब महोर्मी यदि वायु या वायुमंडलीय दाब का प्रभाव पड़ा या उसमें परिवर्तन आया तो महोर्मी की उत्पत्ति होगी, लेकिन ज्वार भाटा की तरह ये रेगुलर नहीं होते हैं, क्योंकि ज्वार भाटा रेगुलर इंटरवल्स पर आते रहते हैं। अब बात करते हैं ज्वार उत्पादक बल की। ज्वार भाटा आ रहा है, लेकिन वो कौन सी शक्तियां हैं जो महासागरीय जल में ज्वार भाटा को उत्पन्न करती हैं, कौन सी हैं उनको जानते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है चंद्रमा की भूमिका, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ही महासागरीय जल में ज्वार उत्पन्न होता है, और कुछ हद तक सूर्य से। सूर्य हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्वार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण बल है। दूसरा है अपकेंद्रीय बल, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। अपकेंद्रीय बल वो बल होता है जो केंद्र से बाहर की ओर जाता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, और ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को संतुलित करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ हैं वो निश्चित स्थान पर जो परिक्रमा करते हैं ना करते, बल्कि एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर महासागरों के जल में ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति करते हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। चित्र में देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा के तरफ वाला भाग है, यहाँ जो है ज्वार उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ये भाग जो है अधिक चंद्रमा के करीब है, इसलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति होगी। इसी के नीचे दूसरा चित्र देखिए, एक उभार आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ये जो एरो दिख रहे हैं, ये भाग जो है चंद्रमा से तो दूर है, लेकिन क्या है, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अधिक लग रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कौन सा बल लग रहा था? गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति कार्य कर रही थी। तो यहाँ पर एक ज्वार आया। ठीक 180 डिग्री एंगल पर पृथ्वी के दूसरे बिंदु पर भी एक दूसरा ज्वार आएगा उसी समय में, जिसका कारण होगा यहाँ का लगने वाला अपकेंद्रीय बल। इस प्रकार से एक ही समय में दो बार पृथ्वी पर, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से और दूसरी तरफ अपकेंद्रीय बल से दो ज्वार उत्पन्न होते हैं। और ये जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, क्योंकि जल कहीं और से नहीं आ रहा है, पृथ्वी पर निश्चित अमाउंट में है, तो यहाँ और यहाँ अगर जल खिंच रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जल स्तर नीचा होगा, जिसकी वजह से दो ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर बल होते हैं वो क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करते हैं। इसलिए ज्वारोत्पादक बल का क्षैतिज बल जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ कि ये जो ज्वारीय बल है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति और अपकेंद्रीय बल का अंतर है। इन्हीं के अंतर की वजह से ज्वारों की उत्पत्ति होती है। अब बात करेंगे कि कहाँ कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। मतलब जहाँ मग्न तट बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, वहाँ पर ज्वारीय उभार बहुत ज़्यादा आएंगे। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। मतलब जो जल स्तर है वो अगर कभी बहुत बढ़ता है, कभी नीचे, इससे इनकी ऊंचाइयों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती हैं।
जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच में से या खाड़ियों तथा ज्वार नदमुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारी धारा कहते हैं। धारा इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ पर टकराता है तो इनसे जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो क्षैतिज गति करने लगती हैं और इन धाराओं को हम ज्वारी धाराओं की संज्ञा देते हैं। कनाडा में फंडी की खाड़ी के ज्वार भाटा ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वार भाटा का जो उससे जल स्तर में अंतर है बहुत अधिक पाया जाता है। और ऊपर जो हमने डिस्कस किया, अगर हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो कनाडा में फंडी की खाड़ी के ज्वार भाटा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आते हैं। ज्वारी उभार की ऊंचाई यहाँ पर 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। मतलब यहाँ रेगुलर इंटरवल्स पर 2 ज्वार आते ही आते हैं। लगभग 24 घंटे के समय में ये 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आ जाते हैं, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर में ज़रूर आता है। अब बात करते हैं ज्वार भाटा के प्रकार की। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है और इस आधार पर ज्वार भाटा को 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे इसमें पहला है वृहद ज्वार। वृहद ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारी उभार अधिकतम होगा। इनको वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। कैसे कार्य कर रहे हैं चित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये वृहद ज्वार दिखाया गया है फुल मून यानी कि पूर्णिमा के समय का। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। आप देख रहे हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी जो है निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो इनकी स्थितियों में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। और पूर्णिमा के समय ऐसा होता है कि ये तीनों 180 डिग्री एंगल पर होते हैं, यानी कि एक सीध में होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन दोनों का आकर्षण बल जो है एक दिशा में काम करने से यहाँ पर सामान्य से भी ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें हम वृहद ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पृथ्वी यहाँ पर बीच में है तो यहाँ पर भी एक ज्वार आएगा और यहाँ पर भी ज्वार आएगा, क्योंकि दोनों ही आकर्षण बल जो हैं एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। महीने में दूसरी स्थिति जो आती है वो आती है अमावस्या के टाइम, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। इसमें देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और इन दोनों के बीच में चंद्रमा है। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी एक वृहद ज्वार आएगा जो कि सामान्य से कहीं अधिक ऊंचा होता है। और ऐसी स्थिति में भाटा का भी जो जल है दोनों ही स्थितियों में सामान्य से नीचा होता है। अगला है इसमें निम्न ज्वार, जिसे हम इंग्लिश में नीप टाइड्स भी कहते हैं। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। यह स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में होती है। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आप दोनों ही चित्रों में देख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। अगर इसके केंद्र बिंदु से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो इनमें एक समकोण या 90 डिग्री का एंगल बनता है और इस चित्र में भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र की समकोण स्थिति या क्वाड्रेचर ऑफ मून। यहाँ दोनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जल को खींच रहा है और चंद्रमा अलग डायरेक्शन में जल को खींच रहा है। इसलिए क्योंकि दोनों ही स्थितियों में विपरीत दिशाओं में दोनों कार्य कर रहे हैं, इसलिए जो ज्वार होगा उसकी ऊंचाई सामान्य से भी कम होती है। इसलिए इन दोनों ही स्थितियों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो ज्वार आएंगे वो सामान्य से नीचे आएंगे और भाटा भी सामान्य से नीचे आएगा। इसके पश्चात देखिए, आप ये चित्र में भी देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से स्थितियां बदल रही हैं। ये सन है,
ये हमारी अर्थ है और ये मून जो है निरंतर परिक्रमा कर रहा है। और पूरे महीने में देखिए 2 बार ऐसी स्थितियां आ रही हैं जब ये स्प्रिंग टाइड, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्प्रिंग टाइड आएगा। इनके बीच में यहाँ और यहाँ, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, यानी कि प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी में 2 बार यहाँ पर निम्न ज्वार आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पीला आप ये देख रहे हैं, ये सूर्य की आकर्षण शक्ति से आ रहे हैं, यहाँ दोनों साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर से वही था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये ज्वार भाटा जो है अपना काम करते रहते हैं। अगली देखिए एक और स्थिति होती है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और इससे क्या होता है, कभी तो बहुत अधिक पास होता है चंद्रमा पृथ्वी के, और महीने में एक बार ऐसा होता है कि बहुत दूर चला जाता है। तो इसमें ज्वारों का क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे उपभू कहते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, यानी कि यहाँ देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी बहुत अधिक बढ़ गई है, इस स्थिति को हम अपभू कहते हैं। तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा करते वक्त, इससे भी ज्वारों में बहुत अधिक अंतर आता है। बच्चों, अभी हमने देखिए पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों में ज्वार में कैसे परिवर्तन आता था, इसको जाना। और अब हम बात करेंगे सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियां जब बदलती हैं तो ज्वार में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है निरंतर दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और जब ये परिक्रमा करती है तो कभी क्या होता है, सूर्य के बहुत अधिक नज़दीक होती है, और कभी हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूरी होती है, जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर ज्वार भाटाओं पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है, चलिए समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, देखिए उसे हम उपसौर कहते हैं। इस स्थिति में देखिए सूर्य है यहाँ और पृथ्वी है, ये कितनी निकट है, इस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर या पेरीहेलियन। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो जब यहाँ पर स्थिति होगी उसके कंपैरिजन में बहुत अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में ज्वार जो है सामान्य से ऊंचे आएंगे। ऐसा प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास होता है, और उस समय उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक होते हैं। मतलब सामान्य से ऊंचा ज्वार आएगा और भाटा भी सामान्य से नीचा आएगा, जिसमें जो ज्वार आने के फलस्वरूप जो जल स्तर बदलता है उसका अंतर भी बहुत अधिक होगा। दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं। यहाँ देखिए ये दिखाया गया, यहाँ हमारी पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है, तो इसके कंपैरिजन में दूरी अधिक बढ़ गई। इसी स्थिति को हम कहेंगे अपसौर या एफेलियन। ऐसा प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास होता है। 4 जुलाई को ऐसी सिचुएशन बनती है, यानी कि साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं, मतलब एवरेज से भी निचले स्तर के ज्वार आते हैं, और उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है उसे हम भाटा कहते हैं। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जब 2 ज्वार आते हैं तो जब दोनों ओर से फोर्स लगती है तो जल क्योंकि कहीं नहीं गया है, निश्चित है उसका आयतन, तो उस स्थान का जब जल खिंच जाता है तो दोनों पोल्स की साइड हमने देखा था कि जल का स्तर जो है वो नीचे जा रहा था, जिसको कि हम भाटा की संज्ञा देते हैं। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है, यानी कि जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक बार जल स्तर ऊपर की ओर आता है, एक बार नीचे की ओर आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊपर चढ़ने को हम बहाव या बाढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो देखा, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों के आधार पर ज्वार भाटा का वर्गीकरण था। एक अगला वर्गीकरण भी है जो कि आवृत्ति के आधार पर है,
और इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट 2 में विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटाओं को वर्गीकृत किया जाता है। आज की कक्षा में हम यहीं तक समझेंगे और अब हम बात करेंगे अपने अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य में हमारा पहला है तरंग किसे कहते हैं। तरंग का रेखा चित्र बनाकर उसके प्रत्येक भाग को प्रदर्शित कीजिए। इसमें हमें बताना है कि तरंग किसे कहते हैं। आप इसमें बताएंगे कि तरंग किसे कहते हैं, क्यों बनती हैं, इसमें वायु का क्या रोल होता है और वायु ही तरंग को आगे बढ़ाती है। और तरंग का रेखा चित्र आपको बनाना है, जिसमें कि आप तरंग के प्रत्येक भाग को प्रदर्शित करेंगे। आप उसके शिखर को भी बताएंगे, गर्त को बताएंगे, तरंग की लंबाई को बताएंगे, उसके एम्पलीट्यूड को बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको हर चीज़ को विस्तार से बताना होगा। दूसरा है महासागरीय तरंगें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं। इसको भी हम बताएंगे कि हमने बताया था कि वायु जो है तरंगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि उनको वायु जो है ऊर्जा देती है, जिस वजह से तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम निरंतर जारी रहता है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा ज्वार भाटा किसे कहते हैं और ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सहायक कारकों को स्पष्ट करना है। ज्वार भाटा आपको बताना है कि जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्रमशः ज्वार भाटा कहा जाता है। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सहायक कारकों को स्पष्ट करना है, मतलब इसमें हम बलों को बताएंगे कि इसमें सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल किस प्रकार से काम करता है और इसके अलावा अपकेंद्रीय बल किस प्रकार से काम करता है, उसको भी हम विस्तार से बताएंगे। इसके पश्चात हम वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार को चित्रित करते हुए विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न ये है, आप इसमें चित्रों को बताएंगे और वृहद ज्वार में आप पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति को बताएंगे और निम्न ज्वार में आप फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में क्या स्थितियां बनती हैं सूर्य चंद्रमा की, उसको चित्रित करते हुए विस्तार से समझाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको अपना अभ्यास कार्य पूरा करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।